ओके, तो अब सब ध्यान से सुनो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ह्यूजेंस प्रिंसिपल और डिफ्रैक्शन। तो बेसिकली आज हम दो टॉपिक लेंगे, एक तो लेंगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल और दूसरा लेंगे डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ह्यूजेंस प्रिंसिपल होता क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय, मतलब ह्यूजेंस प्रिंसिपल है क्या, क्या चीज है वो, है ना। तो पहले हम वो समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड नाउ। यस, देखो, तुम सबको ये वीडियो दिख रहा है, सबको यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, देखो। तो सबसे पहले समझो कि एक वेव फ्रंट क्या होता है। तो अ वेव फ्रंट is a surface over which an optical wave has a constant phase। तो तुम सब इस फिगर को ध्यान से देखो, इस वीडियो को। तो अगर तुम किसी पानी में पत्थर डालते हो तो तुम्हारी वेव कैसे मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है। तो ये जो गोला गोला तुम्हें दिख रहा है ना, ये गोला गोला, इसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट बेसिकली होता क्या है, वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज का मतलब है कि तुम ध्यान से देखो तो ये जो वेव है, देखो यहां पे, इस वेव का सारा पानी एक साथ ऊपर आएगा, है ना, और सारा का सारा पानी वापस एक साथ नीचे जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर तुम यहां पत्थर डालोगे तो यहां पे किस तरीके की वेव फ्रंट बन रही है, यहां पे बन रही है आपकी सर्कुलर वेव फ्रंट। यहां पे किस तरीके की वेव फ्रंट बन रही है, आपकी सर्कुलर वेव फ्रंट। मतलब आपकी वेव जो बन रही है उसका क्या शेप है, ध्यान से देखो, उसका शेप है सर्कुलर। तो इसको बोलते हैं हम सर्कुलर वेव फ्रंट। तो अ वेव फ्रंट इज ए सरफेस ओवर विच एन ऑप्टिकल वेव हैज ए कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज का मतलब है कि अगर मान लो यहां पे कोई सर्कुलर वेव बन रही है तो यहां पे सारा पानी एक साथ ऊपर आएगा और सारा का सारा पानी एक साथ नीचे जाएगा। तो ये कौन सी वेव फ्रंट है, सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखना, अपने सिलेबस में 3-4 वेव फ्रंट्स हैं। तो अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट सोर्स है, मान लो आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, तो उससे वेव ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। जैसे मान लो कोई लाइट है ना, कोई टॉर्च है, पीछे भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, पीछे भी जाएगी। तो याद रखना, लिखो अपनी कॉपी में कि कोई अगर आपके पास पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। लिखो अपनी कॉपी में। तो पॉइंट सोर्स के लिए आपके वेव फ्रंट का शेप कैसा होता है, पॉइंट सोर्स के लिए आपके वेव फ्रंट का शेप होता है स्फेरिकल। उसी तरीके से सपोज करो कि आपके पास कोई लीनियर सोर्स है। लीनियर सोर्स का मतलब है, मान लो कि इस पूरी लाइन से लाइट निकल रही है, तो मतलब लीनियर सोर्स के लिए क्या होगा, याद रखना कि लीनियर सोर्स के लिए आपका जो वेव फ्रंट होगा वो होगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। लीनियर सोर्स के लिए कैसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव, जैसे अपने घर में ट्यूबलाइट होती है वैसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सपोज करो कि आपके पास कोई प्लेन सोर्स है। प्लेन मतलब आपकी लाइट एकदम इस तरीके से आ रही है, मतलब सब जगह से लाइट निकल रही है, इस सरफेस के सब जगह से लाइट निकल रही है। तो इसके लिए होगा आपका प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर आपका इस तरीके से प्लेन सरफेस है, आपका सोर्स अगर पॉइंट है तो स्फेरिकल, लीनियर है तो सिलिंड्रिकल। और अगर आपका प्लेनर सोर्स है, प्लेनर मतलब सपोज करो कि कोई कागज जैसा है, मान लो इस तरीके का, तो आपका वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। तो कैसा होगा तुम्हारा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। तो हमने अभी देखा था कि अगर पानी में पत्थर डालते हो तो आपकी वेव कैसे मूव करती है, सर्कुलर होके इस तरीके से। तो ये सर्कुलर वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट, लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेनर सोर्स के लिए प्लेन वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट का एक और सोर्स है जो तुम्हें अगली स्लाइड में समझाऊंगा। अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो बेसिकली मैं तुम्हें 4 वेव फ्रंट पढ़ाई अब तक। पानी के ऊपर पत्थर डालो तो सर्कुलर, पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल, लीनियर सोर्स है तो सिलिंड्रिकल, और एक है आपका प्लेन वेव फ्रंट, है ना। इससे ये प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने का एक और तरीका है। सपोज करो कि ये कोई आपका सोर्स है, तो किसी भी सोर्स से, पॉइंट सोर्स है, किस तरीके की वेव फ्रंट निकलती है, स्फेरिकल। मान लो कि आपके पास कोई छोटी सी लाइट है, तो उस लाइट से चारों दिशाओं में लाइट जाएगी। तो पॉइंट सोर्स के लिए आपका क्या होता है, पॉइंट सोर्स के लिए आपका क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, है ना। और मान लो कि इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट लो आप, क्या, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट लो, तो आप मुझे बताओ कि ये सीधी लाइन होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या होगा, प्लेनर वेव फ्रंट। तो लिखो अपनी कॉपी में, अ वेरी स्मॉल पोर्शन, अ वेरी स्मॉल पोर्शन
of spherical wavefront, a very small portion of spherical wavefront is planar in nature, is planar in nature. ठीक है, तो अगर स्फेरिकल वेवफ्रंट है ना, स्फेरिकल वेवफ्रंट है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लो, तो इस छोटे से पार्ट को अपन क्या मान सकते हैं, प्लेन. तो अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट इज प्लेनर इन नेचर. लिख लो अपनी कॉपी में. तो जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर जैसे मान लो अपन सड़क को देखते हैं, तो अपने को सड़क कैसी नजर आती है, सीधी. लेकिन रियलिटी में अर्थ कैसा है, गोल. तो रियलिटी में स्फीयर गोल है, लेकिन अगर इसका एक छोटा सा पार्ट लोगे तो वो आपको क्या नजर आएगा, सीधा. तो अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट इज प्लेनर इन नेचर. तो अब तक किसी को वेवफ्रंट और इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो अब तक. तो वेवफ्रंट होता नो क्या है, सर। वेवफ्रंट होता है सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड एज वेवफ्रंट. फिर मैंने तुम्हें एक फिगर से समझाया कि वेवफ्रंट बनता कैसे. देखो वापस इस डायग्राम को देखो, तो अगर यहां से वेव क्रिएट होना चालू होगी तो ये कैसे वेवफ्रंट है, सर्कुलर. फिर मैंने तुम्हें तीन और पढ़ाए, कौन से, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और एक प्लेनर वेवफ्रंट. और प्लेन वेवफ्रंट बनाने का एक और तरीका है. अगर सोर्स से बहुत दूर, अगर आप सोर्स से बहुत दूर स्फेरिकल का एक छोटा सा पार्ट लेते हो, तो ये छोटा सा पार्ट क्या होता है, प्लेनर वेवफ्रंट. ठीक है, किसी को अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट इज प्लेनर इन नेचर. तो अब हुइगन्स प्रिंसिपल है क्या, तो तुम सब समझना कि हुइगन क्या बोलना चाहता है. तो हुइगन ये बोलना चाहता है, तो हुइगन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट every point on a wavefront is in itself the source of spherical wavelet. The sum of this spherical wavelet forms the wavefront. तो अब इसका मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है. तो सपोज करो कि ये कोई प्लेन वेवफ्रंट है, ये क्या है, ये एक प्लेन वेवफ्रंट है. ठीक है, इतना समझ में आया. तो हुइगन ये बोलता है कि इस प्लेन वेवफ्रंट का हर पॉइंट, इस प्लेन वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक सोर्स है. तो यहां से भी आपकी वेव निकलेगी, 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 और यहां से भी आपकी वेव निकलेगी. तो प्लेन वेव फ्रंट का या फिर कोई भी वेव फ्रंट का, कोई भी वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक सोर्स होता है, और उन सब जगह से क्या निकलती है, वेव्स निकलती है. और वापस तुम एक टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको अगला शेप मिल जाएगा. तो कोई तुम्हें पूछे कि अभी वेव फ्रंट का शेप ऐसा है, तो टी टाइम के बाद कैसा होगा, तो टी टाइम के बाद कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना. तो वापस पढ़ो. तो हुइगन्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज इन इटसेल्फ द सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट. देखो मैंने यहां से क्या निकाला, देखो स्फेरिकल वेवलेट निकाली. द सम ऑफ दिस स्फेरिकल वेवलेट फॉर्म्स द वेव फ्रंट. और थोड़ी देर के बाद तुम्हें वेव फ्रंट कैसा है देखना है, तो इन सब के टेंजेंट बना के ड्रॉ करो, तो ये थोड़ी देर के बाद का शेप आ जाएगा. जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. सपोज करो कि आपकी इस तरीके से सर्कुलर वेव फ्रंट है. ठीक है, ये आपकी सर्कुलर वेव फ्रंट है, और मैं तुम्हें पूछूं कि थोड़ी देर के बाद वेव फ्रंट दिखने में कैसी होगी. देखो ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है. तो यहां से भी क्या निकलेगी, स्फेरिकल वेव्स. 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 तो इन सब के टेंजेंट ड्रॉ करो और ज्वाइन करो. तो इन सब के टेंजेंट ड्रॉ करके ज्वाइन करोगे तो ये आपकी क्या बन गई, बाद वाली वेव फ्रंट. तो ये आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट. प्राइमरी मतलब पहली वाली कैसी थी, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी तुम्हारी, सेकेंडरी वेव फ्रंट. और ये क्या हो जाएंगी तुम्हारी सेकेंडरी वेव फ्रंट. तो अपन क्या करते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट पे तीन चार सोर्स ले लो और इस तरीके से स्फेरिकल वेव्स निकालो, और बाद में उन सब के टेंजेंट ड्रॉ करके ज्वाइन करो, तो आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगी. अब इस कंस्ट्रक्शन में किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो. तो हुइगन क्या बोलता है, वापस हिंदी में सुनो. हुइगन ये बोलता है कि किसी भी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट है वो सब अपने आप में सोर्स है, और उन सब से क्या निकलती है, स्फेरिकल वेव्स निकलती है. और अगर मैं तुम्हें पूछूं कि यार अभी ऐसा है, थोड़ी देर के बाद दिखने में कैसा होगा, तो यहां पे कोई भी तीन सोर्स ले लो और एक स्फेरिकल वेव बनाओ, यहां पे एक बनाओ, यहां पे एक बनाओ, तीनों के टेंजेंट बना के ज्वाइन करो, ये आपको बाद वाला मिल गया. तो प्राइमरी वेव फ्रंट से क्या मिलता है अपने को, सेकेंडरी वेव फ्रंट. अब किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो.
ठीक है, जैसे मान लो, नहीं क्लियर है। क्लियर है? तो देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं, मैं तुम्हें एक वेव फ्रंट का शेप दे देता हूं। सपोज करो कि आपकी वेव फ्रंट है ऐसे, सपोज करो कि आपकी वेव फ्रंट है ऐसे, और मैं तुम्हें पूछूं कि आप मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट बना के दिखाओ, और मान लो कि आपकी वेव फ्रंट इस तरीके से है और आपकी वेव इधर जा रही है इस तरफ, तो आप क्या करोगे? देखो अब समझना। तो आप क्या करो, इस पे एक सोर्स यहां लो, एक सोर्स यहां लो, एक सोर्स यहां लो। तो आप क्या करो, यहां से एक स्फेरिकल वेव दो निकालो, यहां से भी दो वेव्स निकालो, यहां से भी दो वेव्स निकालो, और इन सब के टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये आ गया इस तरीके से। तो ये प्राइमरी है, ये कौन सी है? सेकेंडरी है ना। तो हुइगन क्या बोलता है कि जो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस पे हर पॉइंट क्या होता है? सोर्स होता है। यहां से क्या निकलती है? स्फेरिकल वेवलेट निकलती है। और अगर आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है तो इन सब के टेंजेंट बना के ज्वाइन करो, तो क्या मिलेगा आपको? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हुइगन में कोई डाउट है तो पूछो, वेव फ्रंट में कोई डाउट है तो पूछो, अलग अलग वेव फ्रंट्स में कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फिर तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो इस साल जेई एडवांस में आया था। ठीक है, तो पहले तुम समझना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, हुइगन्स प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखो अपनी कॉपी में, हुइगन्स प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करूंगा मैं, तुम्हें समझ में आएगा। तो टॉपिक लिखो, हुइगन्स प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अब तुम सबसे पहला समझना। सपोज करो कि ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर की तरफ सपोज करो कि एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। इस प्लेन मिरर की तरफ क्या आ रहा है? एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस वेव फ्रंट का शेप कैसा हो जाएगा? तुम ध्यान से देखो, जब आपके वेव फ्रंट का ऊपर वाला पार्ट टकराएगा, उसी वक्त नीचे वाला भी टकराएगा, क्योंकि दोनों साथ साथ आ रहे, और उसी वक्त नीचे ही नीचे वाला भी टकराएगा। तो सारा वेव फ्रंट साथ में टकराएगा, तो सारा का सारा रिफ्लेक्ट भी साथ में होगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो ये वाला आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है? ये इंसिडेंट। और ये वाला कौन सा है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो तुम पूछोगे सर ये क्या बचकाना किया आपने, है ना। अब मैंने क्यों पढ़ाया, अब तुम समझना। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब मैं तुम्हें पूछूं कि एक प्लेन वेव फ्रंट इस कॉनकेव मिरर की तरफ आ रहा है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो इस कॉनकेव मिरर की तरफ आ रहा है, तो अब आप मुझे बताओ कि रिफ्लेक्ट होने वाला वेव फ्रंट किस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो तुम सब इस फिगर को ध्यान से देखो और सोचो कि इस वेव फ्रंट का कौन सा वाला पार्ट सबसे पहले टकराएगा। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट टकराएगा, और या फिर नीचे वाला, बीच वाला पार्ट सबसे बाद में टकराएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये वेव फ्रंट इस मिरर के पास पहुंचेगा तो ऊपर वाला पार्ट सबसे पहले टकराएगा और बीच वाला पार्ट सबसे बाद में टकराएगा। होगा कि नहीं होगा? सोचो, ऐसा ही होगा। तो होगा क्या? देखो, तो ऊपर वाला पार्ट पहले टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया, बीच वाला पार्ट बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा तो ऊपर वाला पार्ट पहले ही रिफ्लेक्ट होकर आगे आ चुका होगा, है ना। ऊपर वाला पार्ट पहले ही रिफ्लेक्ट होकर आगे आ चुका होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट जाएगा जाएगा जाएगा, पहले आपका ऊपर वाला पार्ट टकराएगा और नीचे वाला, बीच वाला पार्ट सबसे बाद में टकराएगा, तो ये सबसे बाद में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट दिखने में कैसी होगी? ऐसे। और ये धीरे 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 इस तरीके से कन्वर्ज कहां पे हो जाएगी? फोकस पे। इस तरीके से, इस तरीके से ये कहां पे कन्वर्ज होगी? फोकस पे। तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। थोड़ा दिमाग लगाओ और ध्यान से देखो ये इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे कॉन्वेक्स मिरर का मैं तुम्हें एग्जांपल और देता हूं, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स दूंगा। तो सपोज करो कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। मान लो कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और सपोज करो कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो इस कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आ रहा है। सपोज करो कि एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि इस लाइट का, मतलब ये जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, इसका कौन सा पार्ट सबसे पहले टकराएगा और कौन सा पार्ट सबसे बाद में टकराएगा? राघव सोच, देवांश बता कौन सा पार्ट पहले टकराएगा, कौन सा बाद में बताएगा? सोचो, ऋषिता हेतल सोचो। देखो, इस वाले केस में
सबसे पहले बीच वाला मिडल पार्ट टकराएगा, मिडल वाला। सबसे बाद में ऊपर वाला। तो तुम ध्यान से देखो, जब बीच वाला पार्ट टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा, तब तक ऊपर वाला तो पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है ना। नहीं समझ रहे हो? आपका जब बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तब तक आपका ऊपर वाला पार्ट पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुका है और रिफ्लेक्ट होके आगे जा चुका है। देखो वापस समझो। सर ऊपर वाला तो बाद में टकराएगा। देखो सबसे पहले कौन सा टकराएगा? सबसे पहले बीच वाला पार्ट टकराएगा, ठीक है। और सबसे बाद में कौन सा टकराएगा? सबसे बाद में आपका ऊपर वाला पार्ट टकराएगा। तुम ध्यान से देखो, एक सेकंड ना, मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो कैसे। तो ये तुम्हारा मान लो ये वेव फ्रंट है, ठीक है। तो ये जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो तुम खुद सोचो, सबसे पहले कौन सा पार्ट टकराएगा? अब तुम देखो, सबसे पहले बीच वाला पार्ट टकराएगा और सबसे बाद में कौन सा टकराएगा? ऊपर वाला पार्ट टकराएगा। ऐसा ही होगा कि डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब तुम समझो। तो कोई डाउट नहीं है तो अब तुम समझो। तो देखो, ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो होगा क्या? जब आपका बीच वाला पार्ट टकराएगा, मतलब आपका बीच वाला पार्ट टकराएगा, तब तक आपका ऊपर वाला पार्ट जो है, आपका बीच वाला पार्ट टकरा के आगे आ चुका होगा। तब आपका ऊपर वाला पार्ट टकरा के रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पे आपकी हाँ जो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट होगी, वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी। वापस समझना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो जब आपका बीच वाला पार्ट पहुंचेगा, जैसे ये आपकी प्लेन वेवफ्रंट है ना, सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट पहुंचेगा? ऊपर वाला और नीचे वाला। सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा? बीच वाला। तो जब आपका ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, तब तक बीच वाला पार्ट पहले ही आगे जा चुका होगा। तो आपका रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। इसलिए अपन कॉन्वेक्स मिरर को बोलते डाइवर्जिंग, कॉनकेव को बोलते कन्वर्जिंग। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, देखो और मैं एग्जांपल देता हूं। एक चीज तुम मुझे बताओ, सपोज करो कि ये एक बंदा है और ये एक बंदा है। मान लो ये बंदा भी जा रहा है, ये बंदा भी जा रहा है, लेकिन इस बंदे के रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। इस बंदे के रास्ते में कीचड़ है, इस बंदे के रास्ते में कांटे हैं, और इसका रास्ता साफ है। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन आगे निकल जाएगा? नीचे वाला आगे निकल जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा पीछे रह जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इसका रास्ता खराब है, इसको रास्ते में चलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या करेगा? ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, और नीचे वाले का रास्ता साफ है, तो वो क्या करेगा? वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये कंसेप्ट क्यों पढ़ाया, तो अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और मान लो कि यहां पे आपकी एक प्लेनर वेव फ्रंट है। यहां पे क्या है? आपकी एक प्लेनर वेव फ्रंट है। तो आप मुझे बताओ कि इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मिरर में चलेगा? बीच वाला लेंस में चलेगा। इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा लेंस में चलेगा? बीच वाला पार्ट, क्योंकि बीच वाले पार्ट को लेंस में इतना चलना पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसको तो बहुत कम लेंस के अंदर चलना है। नीचे वाला पार्ट है उसको भी लेंस के अंदर बहुत कम चलना है। तो जो बीच वाला पार्ट है, क्योंकि वो लेंस के अंदर चल रहा है, तो उसको चलने में दिक्कत होगी। तो बीच वाला पार्ट पीछे रह जाएगा, ऊपर वाला पार्ट आगे निकल जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी आगे निकल जाएगा। तो आपकी वेवफ्रंट कैसे होगी? धीरे 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 ये कहां पे कन्वर्ज करेगी? फोकस पे। तो कोई तुम्हें पूछे कि ड्रॉ डायग्राम टू एक्सप्लेन हुइगन्स प्रिंसिपल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। क्योंकि लेंस के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो लेंस के अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी कम होती है तो लाइट धीरे चलती है ना। तो ऊपर ही ऊपर वाला जो पार्ट है, उसको तो लेंस को खाली टच करके निकलना है, नीचे ही नीचे वाले पार्ट को टच करके निकलना है। लेकिन बीच वाले पार्ट को लेंस के अंदर इतनी डिस्टेंस चलना है। तो ये पीछे रह जाएगा, ऊपर वाला आगे निकल जाएगा। फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो ये आपकी वेवफ्रंट बन जाएगी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ये किसके लिए बनाया मैंने? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नो अब सर। अब मैं बना रहा हूं कॉनकेव लेंस के लिए। तो अब तुम सब दिमाग लगाओ, इसमें उल्टा होगा। अब सब दिमाग लगाओ कि इस केस में क्या होगा।
सोचो, ये एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है। अब आप सोचो कि इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट लेंस के अंदर सबसे ज्यादा चलेगा। लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो कौन सा पार्ट लेंस के अंदर सबसे ज्यादा चलेगा इसके अंदर। ऊपर वाला और नीचे वाला। हाँ देखो, ऊपर वाले पार्ट को लेंस के अंदर इतना चलना है, नीचे वाले पार्ट को लेंस के अंदर इतना चलना है, लेकिन बीच वाले को तो लेंस के अंदर इतना सही चलना है। तो जब ऊपर वाला पार्ट बाहर निकलेगा तो नीचे वाला तो वैसे ही आगे जा चुका होगा। तो यहां पे आपकी वेव फ्रंट दिखने में कैसी होगी, इस तरीके से। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? विमन्यु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वात्सल्य, भूमित्र, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कॉन्केव लेंस के लिए हम हुइगन्स प्रिंसिपल का डायग्राम कैसे बनाएंगे? डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। बस 2 और बाकी है, फिर अपना हुइगन्स प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो। खुश, कोई डाउट है कि समझ में आया कि डाउट है? सर समझ आ गया। ओके, सपोज करो कि ये कोई प्रिज्म है। मान लो कि ये कोई प्रिज्म है, और अब तुम ध्यान से देखो, मान लो कि आपके प्रिज्म की तरफ आ रहा है एक प्लेन वेव फ्रंट। मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट कहां पे आ रहा है, प्रिज्म की तरफ आ रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि इस वेव फ्रंट का कौन सा पार्ट प्रिज्म में सबसे ज्यादा चलेगा और कौन सा पार्ट सबसे कम चलेगा। तो ध्यान से देखो, तो जो आपका नीचे ही नीचे वाला पार्ट है, उस बेचारे को प्रिज्म के अंदर इतना डिस्टेंस चलना है, और जो ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट है वो तो सिर्फ प्रिज्म को टच करके निकलेगा। तो तुम क्या करो, सबसे बाद में जो निकलता है ना, उसका डॉट पहले बनाओ, और सबसे पहले जो निकला, देखो जब तक ये वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा वो तो बहुत आगे पहुंच चुका होगा। तो आपका जाने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से बना लो इसको। ठीक है, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूं कैसे बनाते। देखो, सबसे बाद में जो निकलता है ना, उसके डॉट पहले बनाओ। तो सबसे बाद में जो निकला उसके पहले बना लिए, और सबसे पहले जो निकला उसका बाद में बनाओ और उनको ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ऋषिता तुझे क्लियर हुआ? हैतल तुम्हें क्लियर हुआ है टॉपिक की नहीं क्लियर हुआ? देखो नहीं क्लियर हुआ तो तुम वापस बोल दो, फिर समझा दूंगा, क्योंकि हुइगन्स प्रिंसिपल के कंस्ट्रक्शंस थोड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ देवांश पूछ, क्या हो गया? नहीं सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया था। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। ये इस बार के जेई एडवांस का क्वेश्चन था 2020 का। तो सोचो और मुझे बताओ, अपनी कॉपी में लिखो कि देखो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और ये ग्लास है। तो आपको बताना है कि इससे जो वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, सोचो उसका शेप क्या होगा। सोचो, ये इस बार 2020 का क्वेश्चन है। सोचो, तो जो वेव फ्रंट बाहर निकलेगा आपके हिसाब से उसका शेप, अब तुम मुझे बोल के तो बता नहीं पाओगे, तो तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा, लेकिन तुम सोचो कि इसमें से कौन सा पार्ट सबसे पहले निकलेगा, कौन सा पार्ट सबसे बाद में निकलेगा। जो ये है कॉर्नर से उसकी मिरर इमेज बनेगी। क्या? सोचो, देखो, सब बीच में आपका जो बीच वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, तो आपका जो बीच वाला पार्ट है ये आपका सबसे पहले निकल जाएगा, क्योंकि इसको लेंस में खाली इतना चलना है ग्लास में। और ये वाला जो पार्ट है ये आपका सबसे बाद में निकलेगा। तो सबसे बाद में निकलेगा ये, सबसे बाद में निकलेगा ये, और तब तक ये आपका आगे आ चुका होगा। तब तक क्या करेगा, ये आपका आगे आ चुका होगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। इसके 4 ऑप्शंस हैं, मुझे इनके ऑप्शंस मिले तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ताकि तुम कंपेयर करके बताना कि इसका आंसर क्या है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि बीच वाला शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलो ओके यार। तो इसके साथ तुम्हारा हुइगन्स, अब देखो हुइगन में 2 टॉपिक और बाकी है, 2 छोटे छोटे टॉपिक। और टॉपिक क्या है मैं तुम्हें क्लास के एंड में बताता हूं, है ना। अब तुम सुनना, अब मैं आ रहा हूं डिफ्रैक्शन पे। ये हुइगन्स के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले कंस्ट्रक्शन खत्म होते हैं और हुइगन्स प्रिंसिपल यहां पे खत्म होता है। अब तुम आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, लिखो डिफ्रैक्शन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिफ्रैक्शन।
तो डिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले तुम नीचे एक वीडियो है उससे समझना, पहले तुम अपनी कॉपी में लिख लो कि डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टिकल। तो अगर किसी भी वेव के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल आता है तो आपकी लाइट वहां से स्प्रेड होना चालू हो जाती है ना। डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस विद साउंड एंड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो डिफ्रैक्शन आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ भी होता है और ट्रांसवर्स वेव के साथ भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साउंड भी लिखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होती है, ये होती है ट्रांसवर्स वेव्स, और साउंड कौन सी वेव है अगर तुम्हें नहीं पता है तो साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो याद रखना डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टिकल, और ये साउंड के साथ भी होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी होता है। मतलब डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस विद लॉन्गिट्यूडनल वेव आल्सो एंड ट्रांसवर्स वेव आल्सो। ठीक है, अब तुम इस फिगर को ध्यान से समझना, नीचे एक वीडियो है, अब उसको तुम ध्यान से समझना। एक सेकंड ना, देखो यहां पे एक टॉर्च है और देखो मैंने लाइट मारी, सबको यहां पे लाइट दिख रही है, तुम ध्यान से देखना तो यहां पे रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है, सबको रास्ते में ये एक ऑब्स्टेकल दिख रहा है, यहां पे देखो रास्ते में एक ऑब्स्टेकल है। तो होगा क्या, तुम ध्यान से देखना, हिसाब से आपकी लाइट ऐसे जानी चाहिए क्योंकि रास्ते में ऑब्स्टेकल है, लेकिन होगा क्या देखना, यहां पर डिफ्रैक्शन होगा। अभी तुम्हें समझ में आएगा, देखो इस जगह डिफ्रैक्शन होगा, लाल जगह आया वहां पे, और आपकी कुछ लाइट नीचे भी आएगी, दिख रहा है तुम्हें, देखो आपकी कुछ लाइट क्या आएगी, ध्यान से देखो, तो आपकी कुछ लाइट कहां पे आएगी, नीचे भी आएगी। वापस देखना तुम डायग्राम, देखो लाइट मारी तो यहां पे रास्ते में ऑब्स्टेकल है, तो आपकी लाइट क्या करेगी देखना, ये इस तरीके से स्प्रेड कर जाएगी। तुम्हें दिखाया डायग्राम की नहीं समझ में आया, तो ये जो यहां पे स्प्रेडिंग हुई यस ना, सर। इसको बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम डिफ्रैक्शन। तो वापस डायग्राम वापस सुनो, तो डिफ्रैक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टिकल, और डिफ्रैक्शन आपका साउंड के साथ भी होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और आपका ट्रांसवर्स वेव के साथ भी होता है, जैसे आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे वो एक्सरे क्यों ना हो, चाहे वो गामा रे क्यों ना हो, सबका डिफ्रैक्शन होता है, ये चीज तुम याद रखना। ठीक है, सबका डिफ्रैक्शन होता है। और अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछो आप, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, अगर आपका ऑब्स्टेकल का साइज कम है, ये होता है ऑब्स्टेकल का साइज, है ना, तो अगर आपका ऑब्स्टेकल का साइज कम है तो आपका डिफ्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो तुम सब ध्यान से समझना, सपोज करो कि ये आपका ऑब्स्टेकल है और दूसरे केस में मान लो ये आपका ऑब्स्टेकल है, तो ध्यान से देखो, दूसरे वाले केस में आपका ऑब्स्टेकल का साइज ज्यादा है, पहले वाले केस में आपका ऑब्स्टेकल का साइज कम है। तो अगर इन दोनों में अगर प्लेन वेव फ्रंट आती है, सपोज करो इन दोनों से मैं प्लेन वेव फ्रंट पास करता हूं, तो याद रखना कि जितना कम आपका ऑब्स्टेकल का साइज होगा, आपका उतना ज्यादा क्या होगा, आपका उतना ज्यादा स्प्रेडिंग होगा। जैसे यहां पे क्या होगा, इस सेकंड वाले केस में क्या होगा, आपका डिफ्रैक्शन का इफेक्ट कम आएगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पहले वाले केस में आपका डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इसको लिखो अपनी कॉपी में कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट मतलब कितना डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। तो जितनी ऑब्स्टेकल की साइज कम होगी, उतना आपका डिफ्रैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लो अपनी कॉपी में कि डिफ्रैक्शन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लिखो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें मान लो कि दो ऑब्स्टेकल दे दे और सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछे कि बताओ किस केस में आपका डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जिस ऑब्स्टेकल की साइज कम है वहां से आपका डिफ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लो अपनी कॉपी में। So diffraction effect is inversely proportional to size of obstacle. ठीक है, एक और चीज तुम्हें याद रखनी है इसमें, एक और चीज आपको याद रखनी है, ये लिख लिया तुम लोगों ने,
ठीक है, एक और चीज तुम याद रखना कि सपोज करो कि ये आपका ऑब्स्टेकल है, ठीक है, और मान लो आपकी ऑब्स्टेकल साइज है ए, और आपकी जो वेव आ रही है, मान लो आपकी जो वेव आ रही है उस वेव की वेवलेंथ है लैम्डा। तो एक और चीज तुम साइड में नोट बना के लिख लो कि डिफ्रेक्शन will be maximum, diffraction will be maximum when a is much less than lambda। तो अगर आपके ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है, इसके वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है, तो आपको डिफ्रेक्शन का इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो डिफ्रेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑब्स्टेकल साइज इज मच लेसर देन वेवलेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है ये। कई बार एग्जाम में आता है a बाय लैम्डा लेस देन 1, और पूछा जाता है कि बताओ ये होगा तो क्या होगा, डिफ्रेक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। याद रखना डिफ्रेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। लिख लो। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि डिफ्रेक्शन ज्यादा कब होता है, जब ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ से बहुत कम होती है ना। देखो, अगर ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ के बराबर है तो भी होगा, ज्यादा है तो भी होगा, लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, और कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। तो डिफ्रेक्शन की मैथमेटिक्स में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, हार्डली 5-10 मिनट में हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग एटम्स चालू करेंगे, लाइक मॉडर्न फिजिक्स। तो अब तक किसी को डिफ्रेक्शन में कोई डाउट है तो पूछो, हुइगन्स प्रिंसिपल में कोई डाउट है तो पूछो, वेव फ्रंट में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। तो अगर डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन का तुम आंसर करो, एक सेकंड, एक क्वेश्चन का तुम आंसर करो कि आपके पास एक ऑब्स्टेकल है जिसकी साइज है 100 नैनोमीटर, और आपके पास 4 वेव आ रही है। एक की वेवलेंथ है 200 नैनोमीटर, दूसरे की वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, तीसरे की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और चौथे की वेवलेंथ है 50 नैनोमीटर, है ना। आपको चार वेव दे रखी है और चारों की वेवलेंथ दे रखी है, और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन सब में से सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन किसका होगा। 50 वाली का। सोचो, इन चारों में से सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन किसका होगा। नहीं राघव, ध्यान से देख, सब सोचो, देखो, एक बार दिमाग लगाओ। 50 वाले का होगा ना। नहीं सोच, डिफ्रैक्शन मैक्सिमम कब होता है। याद आया अच्छा सॉरी 400। है ना। नहीं समझ में आया। ऋषिता, हैतल, तुम्हें क्लियर हुआ है टॉपिक की नहीं क्लियर हुआ। विमन्यु, वात्सल्य, ध्यान से देखो। देखो, अगर आपकी ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ से बहुत कम है तो मतलब आपका जो होगा डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। देखो 50 वाले का तो हो नहीं सकता, 50 में तो यार आपका वेवलेंथ, ऑब्स्टेकल की साइज वेवलेंथ से ज्यादा है, ये नहीं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 400 नैनोमीटर। लिख लो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी कॉपी में कि डिफ्रैक्शन किसके लिए ज्यादा होगा। तो अगर आपका वेवलेंथ जो है वो ए से बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपका उसका डिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। सर ये ए ऑब्स्टेकल है या ए गैप है ना, ये 100 हाँ, नैनोमीटर इसको इसी को ऑब्स्टेकल बोलते हैं। ये ऑब्स्टेकल साइज यही होती है, ये जो गैप है ना, इसी गैप को ऑब्स्टेकल साइज बोलते हैं। तो अगर आपकी वेवलेंथ ऑब्स्टेकल साइज से बहुत ज्यादा है तो आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, अगर आपकी वेवलेंथ ऑब्स्टेकल साइज से कम है तो आपका डिफ्लेक्शन कम होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मैंने आंसर किया। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन का आंसर और करो। सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास ये एक ऑब्स्टेकल है, और ये आपको मान लो चलो ऑब्स्टेकल छोड़ो,
मेरे पास एक वेव फ्रंट आ रहा है और ये आ रहा है 50 नैनोमीटर का, मतलब वेवलेंथ है 50। तो आपको बताना है इन चारों केस में कौन सी ऑब्स्टिकल साइज के लिए आपका डिफ्रेक्शन मैक्सिमम होगा। 50 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर या 200 नैनोमीटर। सोचो। फिर सी 10 नैनोमीटर। 10। सोचो, लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। 50 नैनोमीटर की लाइट आ रही है, डिफ्रेक्शन इफेक्ट आपका मैक्सिमम कब होता है याद है? इसके पहले वाली साइड में बताया था कि डिफ्रेक्शन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। तो जितना आपका ऑब्स्टिकल का साइज कम होगा उतना आपका डिफ्रेक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या है? 10 नैनोमीटर। ठीक है, तो अब डिफ्रेक्शन कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी देर में हो जाएगी। हुइगन्स प्रिंसिपल याद रखना, हुइगन प्रिंसिपल का लॉ याद रखना, सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम याद रखना और वेव फ्रंट के नाम याद रखना। और कुछ डाउट है तो पूछो, वरना आप लीव कर सकते हो, है ना? और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं तो ये रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा और इसकी शीट में तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय।